पूरा स्टेडियम तालियों और चीयर से गूंज उठा। ऑडियंस हैरान थी। थंडरलाइट रैट तो बस एक नॉर्मल पेट है, ये इतनी हाई लेवल स्किल कैसे यूज कर रहा है? सु यानिंग भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। अभी कुछ दिन पहले तो ये वीक था, कहीं ये सब उस डार्क स्पिरिट पेट स्टोर की वजह से तो नहीं, या फिर उस स्टोर का मालिक कोई छुपा हुआ लेजेंडरी मास्टर है? लेकिन उसकी शक्ल तो बिल्कुल वैसी नहीं लगती। सीन कट होता है। सु पिंग का स्टोर। वो आराम से झाड़ू लेकर डॉग की पॉटी साफ कर रहा था और अचानक छींक पड़ा। अरे कमबख्त कुत्ते, हर जगह गंदगी मत कर। अजीब है, लग रहा है कोई मेरा नाम ले रहा है। फिर कैमरा वापस कंपटीशन ग्राउंड पर जूम करता है। नमस्कार व्यूअर्स, आज की ये लड़ाई। अनाउंसर की आवाज गूंज उठी। ये लड़ाई फीनिक्स माउंटेन एकेडमी की हिस्ट्री में दर्ज होगी। एक लेवल 1 स्पिरिट पेट ने लेवल 7 स्किल मास्टर कर लिया है। सिर्फ एकेडमी ही नहीं, पूरे लॉन्गहोंग सिटी में ऐसा कभी नहीं देखा गया। ऑडियंस शॉक में थी। उसी समय जोंगजी गुस्से से बोला, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। इतना इंपॉर्टेंट मैच में मैं उस मॉन्स्टर को मौत के मुंह में कैसे भेज सकता था? फिर होस्ट ने हाथ उठाकर रिजल्ट अनाउंस किया। इस मुकाबले का नतीजा टाई। अब दोनों कंटेस्टेंट्स को प्रिपेयर होना था फाइनल लाइफ और डेथ बैटल के लिए। क्या जोंगजी कोई ऐसी चाल चलेगा जिससे वो थंडरलाइट रैट को हरा पाए? जोंगजी ने अपना डॉग वापस बुलाया और कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ सु यानिंग की ओर देखा। सु यानिंग, तुम वकाई काफ़ी अच्छी निकली, बट तुम बस इतने ही हो, जोंग शाओ ने कोल्ड हंसी के साथ कहा और एक नया बीस्ट समन कर दिया। रॉक राइनोसेरस बीस्ट। ऑडियंस शॉक में चिल्ला उठी। ओ माय गॉड, सु यानिंग का थंडरलाइट रैट तो बस उसके नाखून जितना छोटा है। सु यानिंग की आंखों में भी चिंता झलक रही थी। ये अर्थ टाइप स्पिरिट पेट है और मैंने इससे पहले कभी यूज़ करते नहीं देखा। रॉक राइनोसेरस जो लेवल 4 अर्थ स्पिरिट पेट था, ओपोनेंट से 3 लेवल ऊपर और साथ ही एलिमेंटल एडवांटेज भी रखता था। अब तो साफ लग रहा था ये बैटल थंडरलाइट रैट के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाली थी। लेकिन थंडरलाइट रैट ने बिना डरे सामने स्टेप लिया। उसकी आंखों में चैलेंज की चमक थी। मैच शुरू होते ही जोंग शाओ के चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो इस बार पूरा कॉन्फिडेंस रखता है। जोंग शाओ ने अब अपनी पूरी ताकत बाहर ला दी थी। इस बैटल का रिजल्ट क्लियर है। अगर कंट्रोल ना हो और ब्लड लाइन एट्रीब्यूट्स क्लैश ना करें तो रॉक राइनोसेरस की जीत पक्की है। लेकिन छोटा सा थंडरलाइट रैट बिल्कुल नहीं डरा। उसकी आंखों में प्योर फाइटिंग स्पिरिट जल रही थी। लगता है अभी तक इसने अपना असली स्ट्रेंथ अनलीश ही नहीं किया। मैच शुरू होते ही सु यानिंग ने सोचा था कि पहले एक एनहांसमेंट स्किल डाल दूं, लेकिन थंडरलाइट रैट ने तो बिना इंतज़ार किए सीधा रॉक राइनोसेरोस की तरफ चार्ज कर दिया। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से एनहांसमेंट डालने का चांस निकल गया। बाहर खड़े लोग फुसफुसाए, ये सु यानिंग की गलती है, एनहांसमेंट स्किल का यूज़ नहीं किया। सु यानिंग ने एनहांसमेंट स्किल नहीं यूज़ किया और सीधा थंडरलाइट रैट को रॉक बीस्ट राइनो से लड़ने दिया। जोंगजी ने कमांड दी, रॉक राइनोसेरोस इस छोटे रैट को कुचल दो। जैसे ही राइनो ने जोरदार हमला किया, अचानक थंडरलाइट रैट 2 हिस्सों में बंट गया। ये था उसका थंडर शैडो रेमनेंट इमेज। ऑडियंस कैसे पॉसिबल है? ये तो एक और रैंक 7 स्किल निकला। एक एल्डर एक्साइटेड होकर बोला, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मुझे सु यानिंग को अपनी टीम में लेना होगा। लेकिन थंडरलाइट रैट ने राइनो से सीधी फाइट नहीं की, वो सीधा जोंगजी की तरफ चार्ज कर गया। ये स्ट्रैटेजी थी। सु पिंग के ट्रेनिंग की किंग को टारगेट करो, आर्मी अपने आप गिर जाएगी। हमेशा दुश्मन की सबसे कमजोर जगह पे वार करो। अरीना में फाइट अपने पीक पर थी। थंडरलाइट रैट ने ओपोनेंट के कमजोर बिंदु पर लगातार वार किया, जिससे जोंगजी की ताकत धीरे धीरे कम होने लगी। मजबूर होकर जोंगजी ने एक तीसरे स्तर की ढाल एस्ट्रल शील्ड एक्टिवेट की, लेकिन हवा में कूदते ही थंडरलाइट रैट ने अपना अल्टीमेट मूव थंडर सेवरेंस चला दिया। एक ही वार में ढाल पूरी तरह टूट गई। अटैक इतना ताकतवर था कि जोंगजी सुरक्षित तरीके से पीछे भी नहीं हट पाया। रेफरी ने तुरंत दखल दिया और जोंगजी को पकड़कर बचाया, क्योंकि वो पूरी तरह बेहोश हो चुका था। रेफरी ने घोषणा की जोंगजी हार चुका है। तीसरा मुकाबला सु यानिंग की जीत। पूरा दर्शक दीर्घा एक साथ गूंज उठा। सु यानिंग, सु यानिंग। सु यानिंग को यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे लगा जैसे वो सपना देख रही हो। थंडरलाइट रैट ने थंडर सेवरेंस के साथ साथ एक और 7वें स्तर की कला थंडर शैडो रेमनेंट इमेज भी सीख ली थी। उसके मन में बस एक ही विचार आया, ये सब उस स्पिरिट पेट स्टोर की वजह से है। ज़रूर उसके पीछे कोई छिपा हुआ महागुरु है। सबको लग रहा था कि ये स्टोर बिल्कुल सिंपल है, लेकिन असल में ये बेहद गहरा और रहस्यमयी निकला। बाहर से देखने पर तो ये नॉर्मल दिख रहा था, पर अंदर एक पियरलेस एक्सपर्ट छिपा हुआ था। इस वक्त सु पिंग स्टोर के अंदर लेटा हुआ सोच रहा था, मुझे 7 दिन में 10,000 पॉइंट्स कमाने हैं, सिर्फ कस्टमर्स पर डिपेंड होके। उसने सोचा कि पेट बोर्डिंग से ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उसे सिस्टम की अनाउंसमेंट याद आई।
अभी के लिए स्टोर सिर्फ 3 सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एक पेट बोर्डिंग टू पेट रेंटिंग थी। पेट फूड सेलिंग सिस्टम ने अभी तक उसे नर्चरिंग यूनिट नहीं दी थी, इसलिए स्टोर में जो 2 पेट्स बोर्डिंग पर हैं वो बस ट्रैश प्रोडक्ट्स हैं जो सिस्टम ने फ्री में दिए हैं। बोर्डिंग फ़ी भी बस 10 पॉइंट्स पर आवर हैं। ऐसे तो कुछ बनता नहीं, तो अब रेंटल और फूड सेलिंग पर ही भरोसा करना होगा। सुपिंग ने मन में सोचा, ये सब कुछ रैंक, स्ट्रैटेजी, एप्टीट्यूड और कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट पर डिपेंड करता है। फिलहाल होस्ट सुपिंग के पास कोई पेट नहीं है, इसलिए वो असेसमेंट नहीं कर सकता। जहाँ तक फूड बेचने का सवाल है, होस्ट को खुद नर्चरिंग एरिया में जाना होगा और वहाँ से फूड कलेक्ट करना होगा। उसकी क्वालिटी के हिसाब से प्राइस तय किया जाएगा। सुपिंग ने सोचा, पहला तरीका तो पैसे लाने वाला नहीं है, छोड़ो दूसरे के लिए मेरे पास क्वालिफिकेशंस नहीं है, तो फिर मुझे तीसरा ऑप्शन ही चुनना होगा। फिर उसने सिस्टम से पूछा, सिस्टम क्या पेट फूड पूरे नर्चरिंग एरिया से हार्वेस्ट किया जा सकता है या सिर्फ डेंजरस जगहों से? जैसे थंडर क्लाउड सी से पूरा नर्चरिंग एरिया अवेलेबल है। सिस्टम थंडर क्लाउड सी रेल्म तो बस काउंटलेस हाई लेवल नर्चरिंग एरियाज़ में से एक है, और जितना हायर लेवल एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा चांस होगी कि वहाँ से हाई क्वालिटी फूड हार्वेस्ट किया जा सके। रेयर फूड, डैम इट! सुपिंग गुस्से में बोला, 3 दिन पहले का नर्चरिंग टास्क तो सिर्फ रैट के साथ ट्रेनिंग तक लिमिटेड था। पूरा समय वेस्ट हो गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ नहीं होगा। उसने ठान लिया, 3 दिन में मुझे वॉर पेट बनना ही होगा। सबसे पहले उसने सिस्टम से नर्चरिंग एरियाज़ की लिस्ट देखने को कहा। सिस्टम ने एक लंबी लिस्ट डिस्प्ले की, लेकिन हर एरिया के लिए एनर्जी पॉइंट्स चाहिए थे। नर्चरिंग एरिया कॉस्ट, टॉप लेवल 1000 पॉइंट्स, हाई लेवल 100 पॉइंट्स, मिड लेवल 10 पॉइंट्स, एलिमेंट्री लेवल 1 पॉइंट। सुपिंग के पास सिर्फ 1 पॉइंट बचा था, इसलिए वो सिर्फ लोएस्ट लेवल एरिया में ही जा सकता था। वो अफसोस करने लगा, अगर पिछली बार कोई हर्ब हार्वेस्ट किया होता तो आज इतनी मिजरेबल हालत न होती। तभी सिस्टम फिर से प्रकट हुआ, जैसे सुपिंग का मजाक उड़ा रहा हो। सिस्टम सुपिंग, एक क्वालिफाइड होस्ट को हमेशा कैलकुलेशन करनी चाहिए और कभी रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करने चाहिए। सिस्टम होस्ट को सेल्फ अवेयरनेस रखनी होगी और स्पिरिट पेट से जुड़ी हर चीज़ कलेक्ट करनी होगी। इसी वजह से तुम्हें आउटर स्टार क्लाउड एरिया एलोकेट किया गया है, एरिया 1000, ताकि तुम स्पिरिट पेट्स को लेवल अप करने का कोई मौका मिस न करो। सुपिंग ने तुरंत कहा, मैं अंदर जा रहा हूँ। सिस्टम, कंग्रेचुलेशंस होस्ट, अब तुम आउटर स्टार क्लाउड एरिया 1 से कनेक्टेड हो। जैसे ही वो अंदर स्टेप करता है, सिस्टम अनाउंस करता है, न्यूबी रिवॉर्ड रिसीव्ड स्पेस क्यूब। इसके अंदर हैं 3 पोर्शंस, 1000 हर्ब एंशिएंट फ्लावर। अप्रेजल टेक्निक फ़िलहाल थॉट के थ्रू यूज़ की जा सकती है। तुम चाहो तो कभी भी इसे बाहर निकाल सकते हो। सर्च टाइम है 1 दिन और तुम्हें मिलती हैं 30 फ्री डेथ्स। गुड लक। सुपिंग ने जल्दी से सोचा, इतना अर्जेंट टाइम है और मैं थॉट से यूज़ कर सकता हूँ, तो पहले अप्रेजल टेक्निक ही लेता हूँ। इस टेक्निक से अब वो किसी भी फूड का नेम, टाइप और रैरिटी देख सकता था। अप्रेजल टेक्निक सिर्फ नेम और रैरिटी ही नहीं दिखाती थी, बल्कि फूड के यूजेस और इफ़ेक्ट्स भी बताती थी। सुपिंग ने देखा कि इजी टू हार्वेस्ट जगहों पर मिलने वाला खाना ज़्यादातर कॉमन और लो वैल्यू होता है। जैसे ही वो दूसरे एरिया में गया, उसके सामने एक रॉक पाइथन आ गया जो उसे निगलने की कोशिश कर रहा था। वहीं उसने देखा ये जगह रॉक फायर फ्रूट से भरी हुई थी। ये तो रेयर आइटम है। ये फ्रूट फायर टाइप डैमेज स्किल्स बढ़ाने में यूज़फुल था और फायर टाइप स्पिरिट पेट्स का सबसे फेवरेट फूड भी। सुपिंग ने सोचा, जैसा उम्मीद थी, हाई वैल्यू फूड हमेशा डेंजरस जगहों पर ही होता है। मेरी स्टोरेज स्पेस भी लिमिटेड है, तो ऑर्डिनरी फूड रखने का कोई फ़ायदा नहीं। मुझे सिर्फ सबसे एक्सपेंसिव आइटम्स ही लेने होंगे। ये सोचकर उसने जान की बाजी लगाकर स्पिरिट फूड उठाया और जल्दी से उसे अपने न्यूबी स्पेस में डाल दिया, लेकिन उसी पल रॉक पाइथन ने उसे काट लिया और वो वहीं मर गया। फिर भी सुपिंग का जज्बा कम नहीं हुआ। वो सच में परसिस्टेंट इंसान था, बार बार मौत को रिस्क में डालते हुए भी आगे बढ़ता रहा। सुपिंग ने एक ही दिन में अपनी लाइफ को 30 बार रिवाइव किया। तभी सिस्टम ने उसे नर्चरिंग एरिया से टेलीपोर्ट कर दिया। न्यूबी स्पेस में भरी हुई हार्वेस्ट को देखकर उसने सारी हार्डशिप्स भूल गई। अब उसे ये सब शेल्फ्स पर रखना था ताकि बेचकर इनकम अर्न कर सके। सुपिंग ने कुल 30 रिवाइवल्स यूज़ किए और जो भी पेट फूड उसने हार्वेस्ट किया था उसे तुरंत शेल्फ्स पर रखकर बेचना ज़रूरी था। सीन बदलता है। अब बात हो रही थी मेडिसिनल मटेरियल्स और पेट फूड की। सिटी में एक पेट था जो दिखने में चिकन जैसा था। वो कुछ दिनों से बीमार था और खाना खाने से इनकार कर रहा था। अलग अलग तरह का खाना उसके सामने रख दिया गया, फिर भी ये स्पिरिट पेट उसे नहीं देख रहा था। चिकन के ओनर की चिंता बढ़ गई। मेरे बेबी ने 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया, अब मैं क्या करूं? उस बूढ़े आदमी के पीछे खड़ा था एक ब्लैक वुल्फ, जिसे जीना के लिए टेम किया गया था।